हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। सभी बढ़िया हो भाई? फर्स्ट क्लास। तो स्टार्ट करें अपना। ग्राफ थ्योरी चल रही थी अपनी, बढ़िया फर्स्ट क्लास, है ना। कुछ हम लोगों ने डेफिनेशंस कंप्लीट कर ली थी। आगे बढ़े अब। तो क्या क्या करवाया था, एक बार नाम बता दो फटाफट। ग्राफ, ग्राफ में शीर्ष कोर कराई थी, समांतर कोर, उसके बाद में लूप करवाया था, उसके बाद में मल्टी ग्राफ करवा दिया, सिंपल ग्राफ सरल ग्राफ करवा दिया, विशुद्ध ग्राफ हो गया, छद्म ग्राफ। उसके बाद फिर हम लोगों ने नियमित अनियमित हो गया, यानी परिमित और अपरिमित दोनों हो गए थे हमारे पास में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। पेन कर। चलो भाई, अब बढ़ते हैं हम लोग किसी शीर्ष की कोटि और घात की तरफ। ये क्या होती है? एक होती है कोटि और एक होती है घात। कोटि और घात, दोनों चीजों में अंतर क्या होता है? कोटि किसे कहते हैं? ऑर्डर, ऑर्डर को कहते हैं। तो आपके पास में ऑर्डर क्या होगा? आपने कोई ग्राफ लिया, सपोज करो मैं इसमें कोई भी 3 या 4 कोई भी वर्टेक्स ले लेता हूं। ये रहे मेरे पास में वर्टेक्स, ठीक है। इन 3 वर्टेक्सों से मैंने कोई भी ग्राफ जनरेट किया, ये लो कुछ ऐसा। अब इसमें मुझे पता लग रहा है कि इसमें मेरे पास में एन की जो वैल्यू है वो 3 है, लेकिन ई की जो वैल्यू है वो 2 है। ई को एज कहते थे हम लोग, और वर्टेक्स को एन या फिर बी के द्वारा निरूपित करते थे। एन में यहाँ पर केवल संख्याओं की वजह से ले रहा हूं कि मुझे पता है कि यहाँ पर मेरे पास में एन 3 है वर्टेक्स। तो इस पर कितनी कोर है आपतित हो रही हैं, किसी वर्टेक्स पर, किसी शीर्ष पर कितनी कोरें आ रही हैं, वो देखते हैं हम लोग। यहां पर देखो, इसको मैं थोड़ा सा नाम दे देता हूं। इसको अगर यदि मैंने B1 B2 और B3 नाम दिया, और प्रत्येक कोर को जो ई है हमारे पास उसको 2 बार काउंट किया जाता है। सर ये कोर एक बार B1 से जुड़ रही है तो यही कोर एक बार B2 से भी जुड़ रही होगी। किन्हीं 2 वर्टेक्स के बीच में एक कोर का होना अनिवार्य है। अब यहां पे मुझे दिख रहा है सर B1 पे मैं देखूं तो एक बार तो ये रहा, यानी कि इस कोर के लिए एक शीर्ष मेरे पास ये रहा और एक शीर्ष मेरे पास ये रहा। ऐसी होता है सेम। तो B1 के लिए मैं लगा रहा हूं, तो B1 के लिए मैं देख पा रहा हूं कि यहां पर मेरे पास में इसमें केवल और केवल एक बार मेरे पास कोर जुड़ रही है। B2 पर देखो, B2 पर सर एक तो ये रही और एक ये रही, तो कितनी? और B3 पर वापस एक। अब इसमें कोई भी अगर लूप होता तब भी हम लोग उसको 2 बार ही काउंट करते हैं, एक बार जाने वाला एक बार आने वाला। उसको बोलते हैं आउटगोइंग और इनकमिंग। दोनों चीजें फोन की तरह नहीं है, लेकिन इनको आउटगोइंग इनकमिंग की तरह हम लोग यूज कर सकते हैं आपस में। जैसे मान के चलो मैंने B2 पर, सपोज करो मैंने B2 पे एक लाइन और ले ली, एक लूप ले लिया कोई भी, ये लो B2 पर, और B1 और B3 पे मैंने कोई भी कोर जोड़कर एक समांतर कोर जोड़ दी, ये लो। अब थोड़ा सा कंपेयर करना, ध्यान से देखना अच्छे से, कहां कहां चेंजेस हो रहा है। पहले B1 पे, अब मेरे पास B1 पे कितनी है? पहले एक थी, एक से अब कितनी हो रही है बताओ? एक पर देखोगे तो 3, 3 आ रही है या जा रही है अभी मैं नहीं पता, डायरेक्शन में नहीं दे रहा हूं मैं, केवल इन कोरों की संख्या देख रहा हूं। फिर मैंने B2 पे देखा, B2 पे देखो लूप, कंफ्यूज हो गए, कितनी है? 4, क्योंकि प्रत्येक लूप को 2 बार गिना जाता है, एक बार जाने वाला एक बार आने वाला, वापस उसी पे आ रहा है। तो 2 तो ये हो गए मेरे पास, और 2 कोर मेरे पास पहले जुड़ी हुई हैं। तो B2 पर पहले मेरे पास थी केवल 2, अब हो चुकी हैं 4। अब B3 पे आ जाओ, B3 पे मैच कर लो एक बार। B3 पर पहले थी मेरे पास 1, और अब कितनी हो रही है यहां पर? 3, कितनी? 3। तो B3 पर 3, ये लो। अब चेक कर लो आराम से, किसी भी ग्राफ के लिए आप लोग जब कोटि और घात निकालते हो तो इस तरीके से निकालोगे, ठीक है। तो एक बार कोटि और घात में डाल के एक बार छोटी सी लाइन लिखा देता हूं। किसी भी ग्राफ, किसी भी ग्राफ में शीर्ष पर आने वाली या जाने वाली, आने वाली या जाने वाली कोरों की संख्या क्या कहला रही है? कोटि कह दो या ऑर्डर घात कह दो। एक छोटा सा डायग्राम भी बना देना साथ में, जो आपका मन करे। जैसे आप लोग इसको B1 नाम दे दो,
V2 नाम दे दो, V3 नाम दे दो, V4 नाम दे दो, V5 नाम दे दो, और कोई भी कहीं पर भी सर्किट बना दो। ये लो, आप लोगों ने इसको जोड़ दिया। कहीं पर भी मैंने इस पर पैरेलल एज बना दी, यानी कि समांतर कोर बना दी। समांतर कोर बन रही है, दिख रही है। यहाँ पर मैंने लूप बना दिया। अब सबको नॉमिनेट कर दो एक बार। B1 पे देख लेते हैं हम लोग। तो वर्टेक्स पहले मैं B का सेट बना देता हूँ। B का सेट कौन कौन सा है? B1, B2, B3, B4 और B5। तो ये बना मेरे पास में B1, B2, B3, B4, B5। E का बना देता हूँ। E पर मैं नाम दे देता हूँ उनको। इसको मैंने E1 नाम दिया, E2, E3, E4, E5, E6 और E7। ठीक है। तो E पर नाम कौन कौन से अपने? E से लेकर, E1 से लेकर और E7 तक। अब इसमें दिखा देते हैं कि कौन कौन से पर हमारे कितनी कोटि और कितनी घात मुझे दिख रही है। B1 पे चेक करते हैं। तो B1 पर बताओ, B1 पर दो, कितनी? दो। कौन कौन सी है ये भी बता सकते हो? E1 और E4। एक बार देख लो भाई, उसके बाद नोट कर लेना आराम से। अब मैं B2 पे चलता हूं। B2 पे बताओ, कैलकुलेट करो फटाफट। चार, कितनी? चार। कौन कौन सी है? नाम बोलो। और वापस E2। E2 को दो बार काउंट कर रहा हूं। ठीक है। अब आ जाओ B3 पर। चार। B4 पे आ जाओ, कौन कौन सी? B5 पे आ जाओ, एक। कौन सी? E7। और कौन सा वर्टेक्स है ये कौन सा वर्टेक्स है? P5। कौन सा शीर्ष है? कौन सा शीर्ष कहते थे इसको हम लोग? याद है? भूल गए मतलब सब कुछ पुराने वाली चीजें है ना, सब कुछ साफ करके आते हो पुराने वाली चीजों को। ध्यान रखा करो। दो ही तो वर्टेक्स करवाए थे मैंने सही वाले। और मैंने दोनों के लिए बोला था कि दोनों इंपॉर्टेंट है, लंबी और वियुक्त। वियुक्त में बिल्कुल नहीं। और इसमें दोनों दोनों वर्टेक्स इंपॉर्टेंट है। पिछली बार सेकावाटी में जो एमसीक्यूज वगैरह एग्जाम हुए थे, यहाँ से दो क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान यहाँ से पूछता है, डेफिनेट पूछता है। तो अब आप लोग नोट कर लो एक बार, छोटा सा एक डायग्राम बना लो इसी तरीके से। कोई कहीं पर मिसमैनेज मत करना किसी भी चीज को, अच्छे से। अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं तो आप लोग कर सकते हो अकॉर्डिंग। हो गया? चलो अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, इसी में ट्विस्ट दे रहा हूँ हल्का सा। एक वर्टेक्स और है B7 और B6। तो B6 की कोटि क्या होगी फटाफट?
जीरो। क्या होगी? जीरो। तो यहां पे अगले वाले पेज पर ये हेडिंग भी डाल लेना एक लाइन के द्वारा कि जब आप लोग इसमें फर्स्ट ऑफ, अगर यदि कोई मेरे पास में जैसे B6 लिया मैंने अभी, B6 को कहेंगे क्या हम लोग? इसे बोलते हैं हम लोग वियुक्त शीर्ष। क्या बोलते हैं? आइसोलेटेड वर्टेक्स। वियुक्त शीर्ष बोलते हैं या आइसोलेटेड वर्टेक्स बोलते हैं। यहां पर एक हम लोगों ने B5 भी लिया था, इसको क्या बोला था? पेंडेंट वर्टेक्स। प्रत्येक ग्राफ के अंदर इन चीजों को थोड़ा मेंशन कर दिया करो साथ में ना, ताकि क्या कि आप लोगों को ग्राफ में पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। कुछ जैसे अपन कोई चीज स्किप भी कर देते हैं तो वो दोबारा रिवाइंड हो जाती है चीजें। यहां पर हमारे पास में दो लूप भी, एक लूप था और एक समांतर कोर भी थी, वो तो याद होगा समांतर कोर और लूप वाला, वो तो तुम खुद भी लिख सकते हो। अच्छा, तीसरा वाला पॉइंट ये भी लिख लेना कि प्रत्येक कोर का दो बार होना, प्रत्येक कोर का दो बार योगदान होता है या दो बार उसको काउंट किया जाता है, योगदान या दो बार गिनती की जाती है। ठीक है, चलो एक पॉइंट और लिखा देता हूं साथ में, साथ में लिख लेना सम शीर्ष कौन सा होगा? सम शीर्ष ऐसा शीर्ष जिसकी डिग्री या कोटि सम हो, क्या कहलाएगा? सम शीर्ष। और अगर यदि विषम है तो विषम। तो यहां पर शीर्ष की कोटि अगर सम है तो, शीर्ष की कोटि सम है तो समशीर्ष होगा, समशीर्ष होगा। इसे कहते हैं हम लोग इवन वर्टेक्स, इवन वर्टेक्स। और अगर यदि मैं बात करूं विषम की तो उसे कहते हैं ओड वर्टेक्स। विषम शीर्ष या इसे कहा जाता है ओड वर्टेक्स। शीर्ष की कोटि कैसी होगी भाई? ओड या विषम होगी। कौन कौन सा सम है और कौन कौन सा विषम है एक बार देख लें, चेक कर लेते हैं पिछले वाले डायग्राम के अंदर। आ जाओ, देखो P1 की बताओ सम, P2 की बताओ, P3 की, P4 और विषम B5 और B6, B6 जीरो। हो गए कंफ्यूज? अरे भाई जीरो है यहाँ की तो, B6 वाले की तो है ही नहीं। क्या डिग्री की कोटि? ना सम ना विषम। जीरो इज नॉट इवन एंड नॉट इवन, नोट ओड। तो अब इसको लिख लो P1 B2 B3, P1 B2 B3, P1 P2 B3 एंड P4 और P5। ये विषम है। इसकी कोटि 3 आ रही थी और इसकी कोटि 2। यहां पे लिख लेना अगर यदि मेंशन करना चाहो तो, साथ में इसकी कोटि सर 3 थी, इसकी कोटि 1 थी। यहां पर कोटि आ रही थी मेरे पास 4 4 4, यही आ रही, 2 आ रही होंगी शायद B1 की, 2 4 4 यही आ रही थी ना। तो ये भी साथ में नोट कर लो। इंपॉर्टेंट जो चीज है वो अलग से एक लाइन से, लड़कियों की तरह थोड़ी सी हैंडराइटिंग वगैरह चेंज करके अच्छे से थंबनेल वगैरह बना के से लिखा करो भाई, एग्जाम में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है चीजें। क्योंकि एग्जाम से 10 दिन पहले जब आप लोग भटकते हो ना इधर उधर, अब क्या पढ़े हैं, तो उस टाइम पे चीज याद आती है थोड़ी थोड़ी। हाँ, आराम से। रेड ग्रीन नहीं कर सकते हो, रेड ग्रीन अलाउड नहीं होते कभी भी, एग्जाम में नहीं होते। क्योंकि रेड जो होता है वो अथॉरिटी ऑफ द जो इन्विजिलेटर होता है उसके लिए होती है, और जो ग्रीन जो सिंबल होता है, ग्रीन जो हम लोग पेन यूज करते हैं, वो केवल प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर सीईओ डायरेक्टर वगैरह उनके लिए होते हैं, तो उनको यूज नहीं किया जाता। जो भी हमारे अधिकारी पोस्ट होते हैं ना, उनके लिए यूज में लेते हैं, तो उनके लिए नहीं लेंगे कभी भी हम लोग। समझ रहे हो? ब्लैक ब्लू ये कर सकते हो आप लोग।
चलो एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूं। ये कह रहा है कि किसी भी शीर्ष में, किसी ग्राफ में कोरों की संख्या 6 है। किसी ग्राफ में कोरों की संख्या 6 है और प्रत्येक शीर्ष की कोटि 2 है। प्रत्येक शीर्ष की कोटि 2 है तथा प्रत्येक शीर्ष की कोटि 2 है। तो शीर्षों की संख्या ज्ञात करो। तो शीर्षों की संख्या ज्ञात करो। Any graph has 6 edge गलत। दोगुना कर रहे हो और आधा कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो। दोगुना कर रहे हो और आधा भी कर रहे हो। चलो आ जाओ, देख लो एक बार। कोई दिक्कत नहीं, गलती हर किसी से हो जाती है, बट सॉल्यूशन हर चीज का होता है। देखो, हम लोग किसी भी वर्टेक्स की अगर डिग्री निकाल रहे हैं, आप लोगों ने सपोज करो डिग्री निकाली, डिग्री ऑफ वर्टेक्स, एनी वर्टेक्स कोई भी बीआई ले लूं। यहां पर मैंने कोई समीशन लगा दिया, आई इज इक्वल टू 1 से लेकर एन तक कुछ भी हो सकता है। कितने भी मेरे पास वर्टेक्स है, इसके पास हमेशा 2 ही होती है। 2 का मतलब है कोरों का दुगना। ठीक है, मैंने इसको अलग अलग आई की वैल्यू देता गया तो मुझे क्या मिलेगा, डिग्री ऑफ V1 मिलेगा। आई इज इक्वल टू जब मैं 2 रखूंगा तो डिग्री ऑफ V2 मिल जाएगा। आई इज इक्वल टू अगर इनमें 3 रखूंगा तो डिग्री ऑफ B3, और इसी तरीके से अगर इनमें n पुट करूंगा तो क्या मिलेगा, डिग्री ऑफ Pn। किसके बराबर है, 2 के बराबर। 2 के बराबर है। प्रत्येक वर्टेक्स की डिग्री को आप बोलते हो सर 2 बार आ रही है, यानी कि 2 बार काउंट कर रहे हो उसको हम लोग। तो यहां पे आप लोगों ने देखा सर, इसको भी आप लोग 2 टाइम्स काउंट कर रहे हो, इसको भी 2 टाइम्स काउंट कर रहे हो, इसको भी सर 2 टाइम्स काउंट कर रहे हो, और एनबी कोटि को भी आप लोगों ने 2 टाइम्स ही काउंट किया। किसके बराबर आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है, 2 के। जब 2 को मैं एन बार जोड़ता हूं तो क्या लिखेंगे उसको, 2 को 2n लिख सकते हैं। मल्टीपल होता तो, मल्टीपल होता तो 2 की पावर n। 2 को n टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर 2 की पावर n। अगर यदि ऐड कर रहे हैं हम लोग तो 2n बन जाएगा। किसके बराबर है, 2 के। n बराबर कितना गया, कितनी थी हमारे पास में कोर, तो n बराबर कितना होगा, तो शीर्ष कितने हुए मेरे पास, शीर्ष कितने हुए, 6। आया समझ में। इसी चीज को मैंने अभी काम में लिया था थोड़ी देर पहले, डिग्री ऑफ को। यही डिग्री ऑफ को मैं यहां पे काम में ले रहा हूं। दोनों चीजों में कोई अंतर नहीं कर रहा हूं, सेम चीज काम में ले रहा हूं। तो लिख लो भाई फटाफट से आंसर, तो मुझे पता है जहां तुम फंसोगे वहां मैं फंसा दूंगा तुम्हें। मुझे फंसाना आता है भाई अच्छे से।
हो गया। चलो अब बढ़ता हूं मैं, बस एक ही पॉइंट पे डिस्कस करेंगे ज्यादातर हम लोग, सरल ग्राफ के ऊपर। अभी तो सरल ग्राफ में क्या होता है, ना तो कोई लूप होगी और ना ही कोई समांतर कोर होगी, ऐसा ही होता है सरल ग्राफ। ठीक है, सरल ग्राफ में टाइप्स पढ़ते हैं हम लोग, पहला जिसे कहते हैं हम लोग नियमित ग्राफ, इसे कहते हैं नियमित ग्राफ, या इसे कहा जाता है रेगुलर ग्राफ। रेगुलर ग्राफ क्या होता है भाई? रेगुलर ग्राफ देखना एक बार। रेगुलर ग्राफ, किसी सरल ग्राफ को हम लोग जी इक्वल टू जो बी बनाते हैं, आपने कोई भी ग्राफ लिया जी इक्वल टू बी, जिसमें बी वर्टेक्स ई कोर या एज है हमारे पास, वो रेगुलर ग्राफ बन जाएगा अगर प्रत्येक शीर्ष की कोटि बराबर हो, अलग नहीं होनी चाहिए। सभी शीर्षों की कोटि कैसे होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। तो डेफिनेशन लिख लो, एक सरल ग्राफ, एक सरल ग्राफ, एक सरल ग्राफ जी इक्वल टू बीई नियमित ग्राफ कहलाएगा, नियमित ग्राफ कहलाएगा कहलाएगा यदि प्रत्येक शीर्ष की कोटि, यदि प्रत्येक शीर्ष की कोटि समान है। A simple graph is called a k-regular graph if every vertex has equal edge. इसे हम लोग के नियमित भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? के नियमित या के रेगुलर, के रेगुलर ग्राफ ही कहते हैं। अब कोई ग्राफ बना के देखो आप लोग, जी इज इक्वल टू बी, एक ऐसा ग्राफ जिसमें वर्टेक्स और एज हो। मान के चलो आप लोगों ने ये ग्राफ लिया, दिखाई दे रहा है मुझे यहां पर सर B1 है, B2 है, B3 है। इसे मैं E1 नाम दे दूं, इसे E2 नाम दे दूं, इसे E3 नाम दे दूं। आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते हो, बेंजीन बनाई होगी, बनाई है, खूब बनाई होगी और खूब फंसते हैं इसमें, ऑर्गेनिक मैथ वालों को कम आती है। प्रत्येक शीर्ष के अंदर आप लोग देख सकते हो B1, B2, B3, B4, B5 एंड B6। प्रत्येक शीर्ष की कोटि 2 नजर आ रही है मुझे, आ रही है? और बना लो, लो प्रत्येक शीर्ष की कोटि चेक कर लो, आ रही है? बना लो साथ में डायग्राम छोटे छोटे से। E1, E2, E3, E4, E5, E6, नाम जरूर दे देना है ना, E1, E2, E3 और E4। कंफ्यूज मत होना, पहले कह रहा हूं। P1 की 3, P2 की 3, V3 की 3, P4 की 3, P5 की 3 और B6 की भी। कौन सा ग्राफ बना? के नियमित या के रेगुलर ग्राफ। इसको मैं एक नाम और दूंगा अभी, इसको ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको सी ले लो और इसको डी ले लो। एक नाम और दूंगा इसको अभी, मैं इसलिए कह रहा हूं, इसलिए छोटा सा एक डायग्राम दिया मैंने आप लोगों को।
कोई कंफ्यूजन लगे तो पूछ लेना आराम से ना, शर्माना मत भाई बिल्कुल भी। कोई ऐसा तो है नहीं कि बेइज्जती होगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो भी जाए तो क्या ही फर्क पड़ना। कॉलेज लाइफ में जब तक बेइज्जती ना हो तब तक तो मजा ही नहीं है। लिख लिया? देखो, अब मैं इनको थोड़ा सा नाम दे रहा हूं सबको, ठीक है? पहले वाले को देखना एक बार, पहले वाले को क्या नाम दूं मैं यहां पे लिख रहा हूं के नियमित। के का मतलब है कि जिस ग्राफ के अंदर उस कोटि को निरूपित कर रहा है, ठीक है? यहां पर मैं प्रत्येक वर्टेक्स के अंदर केवल और केवल दो ही कोटियां ले पा रहा हूं, दो ले पा रहा हूं, तो इसे मैं कह सकता हूं टू नियमित, टू रेगुलर। कहेंगे नहीं कहेंगे बताओ? इस पे आ जाओ। सेम इसे भी कहेंगे हम लोग टू नियमित, और सेम इसे भी कहेंगे हम लोग, प्रत्येक वर्टेक्स की कोटि दो है सर, और यहां पर भी मैं दो नियमित ही लिखूंगा। लेकिन यहां थोड़ा सा चेंजेज है, यहां तीन हो रही है सबकी कोटि, तो इसे हम लोग लिखेंगे थ्री नियमित या थ्री रेगुलर। हो गई? चलो अब बढ़ता हूं मैं आगे। इसी का एक छोटा बड़ा भाई है, ये छोटा भाई था, अब इसका एक बड़ा भाई आता है, इसका नाम है पूर्ण ग्राफ। इसे कहते हैं कंप्लीट ग्राफ। देखो पूर्ण ग्राफ क्या बनेगा, अगर यदि ऐसा कोई सरल ग्राफ जिसके अंदर मैं प्रत्येक वर्टेक्स को, प्रत्येक कोटि, सभी वर्टेक्सों को आपस में किसी ना किसी कोर के द्वारा जोड़ दूं, लेकिन सब कुछ जुड़ना चाहिए। ऐसा ना हो कि सब आपने B1 को B2 और B3 से जोड़ दिया लेकिन B4 से नहीं जोड़ा, आपको B4 से भी जोड़ना पड़ेगा। यानी कि एक ऐसा सरल ग्राफ जिसमें प्रत्येक शीर्ष सभी शीर्षों से जुड़ा हुआ है, क्या कहलाएगा? पूर्ण ग्राफ। जैसे देखो, आप लोगों ने मान के चलो अभी एक रेक्टेंगुलर बनाया था, एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर 4 का बनाया था, इसमें आप लोगों ने E1 E2 दिया था। लेकिन यहाँ पे एक बात बताओ, मैंने अगर यदि B1 B2 B3 B4 को देखूं तो ऐड हो रहे हैं, लेकिन B1 और B3 के मध्य में कोई मुझे दिखाई नहीं दे रही है, नहीं है, तो मुझे इसको जोड़ना पड़ेगा। B2 और B4 के बीच में भी कुछ नहीं है, इसे भी मुझे जोड़ना पड़ेगा। आप लोगों ने 5 का लिया, चलो यहां पे इसको मैंने 1 2 3 4 नाम दे दिया। एक 2 से है, 2 3 से, 3 4 से, 4 5 से, और 5 वापस 1 से। लेकिन सर 1 से 3 कहीं भी मैच नहीं कर रहा है, तो इसको जोड़ो। 1 से 4 भी मैच नहीं कर रहा है, इसको भी। अब 2 पे आ जाओ, 2 को 4 से भी जोड़ना पड़ेगा और 2 को 5 से भी जोड़ना पड़ेगा, 3 को 5 से जोड़ दो। अब कुछ देख लो, बच रहा है कुछ? मेरे पास कितने वर्टेक्स थे? 5। प्रत्येक वर्टेक्स की कोटि कितनी आ रही है? 1 कम आ रही है। कितने वर्टेक्स थे? 4 थे। कोटि कितनी आ रही है? 3। 1 कम आ रही है। 6 लेके देखो एक बार, 6 लेके देखो एक बार, ये लो 6 लिया, यहां पे पता लग गया मेरे को 6 है। अब मैं जोड़ूंगा सर, 1 को 3 से भी जोड़ूंगा, 1 को 4 से भी जोड़ूंगा, 1 को 5 से भी, 2 को सर मैं 4 से भी जोड़ूंगा, 5 से भी जोड़ूंगा, 6 से भी जोड़ूंगा, ऐसे ही मैं 3 को भी जोड़ूंगा। अब रह गया 4, 4 कौन से जुड़ेगा? 6 से। चेक करो एक बार, प्रत्येक शीर्ष की कोटि काउंट करो, किसी पर कम तो नहीं है, सब पर 5 आ रही है, सब पर, यानी कि 1 कम आ रही है मेरे पास। कितनी आ रही है? 1 कम आ रही है, आ रही है ना? चलो अब इसको लिख लेते हैं एक बार। ग्राफ G इज इक्वल टू V, ग्राफ G इज इक्वल टू BE पूर्ण ग्राफ या कंप्लीट ग्राफ कहलाएगा। पूर्ण ग्राफ कहलाता है यदि प्रत्येक शीर्ष सभी शीर्षों से जुड़ा हो, या प्रत्येक शीर्ष सभी शीर्षों से
किसी ना किसी कोर द्वारा जुड़ा हो। किसी न किसी कोर द्वारा संबंधित हो या संबंध हो या जुड़ा हो। सेम डायग्राम बना लेना, और 3 का अगर बनाओगे तो 3 का भी बना लेना, पता लग जाएगा आपको। 3 का बनाओ, इसमें सर प्रत्येक जुड़ रहा है, वर्टेक्स भी 3 है, और यहां पर चेक करो आ रहे हैं, 2 ही कोटियां आ रही हैं, 1 2 और 3, और तीनों की कोटियां 2 के बराबर आ रही हैं। तो यहां पर लिख लो, अगर 3 वर्टेक्स हैं तो कोटियां 2 आ रही हैं। हो गया, चलो। प्रत्येक पूर्ण ग्राफ के अंदर, प्रत्येक पूर्ण ग्राफ में अधिकतम, मैक्सिमम n इंटू n-1/2 कोरें हो सकती हैं। पहले कह रहा हूं मैक्सिमम, अधिकतम, इससे ज्यादा कोरें नहीं होगी। आप रख के देख लो, एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूं। अभी आप लोगों ने सेकंड वाला डायग्राम बनाया था जहां पर आप लोगों ने n बराबर 4 लिया था, और प्रत्येक सीड्स की डिग्री आ रही थी वो अपने पास 3 आ रही थी। पिछले वाले पेज पे बनाया था सेकंड वाला डायग्राम, देखो एक बार चेक करो। एक बार आपने n की वैल्यू 4 रखी, तो 4 गुणा कितनी हुई, 6। अब एक बार उस ग्राफ को देखो, पीछे वाले को देखो, दिखाता हूं, एक बार चेक करो, 6 ही आ रही कोरें। इस पे आ जाओ, कितना था वर्टेक्स, 5, प्रत्येक की डिग्री 4। यहां पे देखो एक बार, मैं इसमें 5 रख रहा हूं, तो 5 गुणा 4/2, ये तो पता है 4 कैसे आया, 5 में से घटाया तो 4 आया। 5 चौके 2 का भाग लगाया 10। अब चेक कर लो इसमें एक बार कितनी हमारे पास कोरें। यहां से देखो, जो हट गई वो उनका हटा दूंगा साथ में, ठीक है, देखना एक बार ध्यान से। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। चेक कर लो, आ रही है सबकी, यहां से चेक कर लो। अब सीधा बताओ, 6 पंजे 30 में 2 का भाग लगाओगे तो 15, इसमें 15 होनी चाहिए कोरों की संख्या। चेक कर लेते एक बार, 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एक ये रही, ये रही, हो गई 15। टोटल 15 कोर हैं। अब किसी के लिए भी देख लो आप लोग, अगर यदि आपके पास में एक वर्टेक्स होता, केवल एक, तो कितनी होती? एक रख के देख लो, 1 गुणा 0/2, यानी कि एक भी कोर नहीं होती। अगर दो वर्टेक्स होते तो एक कोर होनी चाहिए। दो रख के देखो, 2 गुणा 1/2, एक ही वर्टेक्स है। आ रही है सबके बराबर? तो इसको आप लोग प्रूफ करना चाहोगे तो प्रूफ कैसे करोगे? मैं तो इसको एक स्टेटमेंट के थ्रू लिखा रहा हूं, अब इसको प्रूफ करना चाह रहे हो आप लोग, कैसे प्रूफ करोगे? अगर यदि मैं यहां पर प्रूफ देखूं इसका, एक ऐसा ग्राफ जिसमें अगर यदि मेरे पास में n सीड्स हैं, n सीड्स हैं, तो उसमें प्रत्येक सीड्स की तो उसमें प्रत्येक सीड्स की कोटि कितनी होगी भाई? 2n के बराबर, दुगनी होगी। ठीक है, मैं यहां पर डिग्री नाम दे रहा हूं कि सर मैं डिग्री अगर यदि निकालूं तो इसका मेरे पास में 2 के बराबर आता है, और n सीड्स वाले ग्राफ के अंदर अधिकतम आपके पास अधिकतम n इंटू n-1 इतनी कोरें हो सकती हैं। शीर्षों की बात कर रहा हूं, कोटि नहीं ले रहा हूं, केवल शीर्षों की बात कर रहा हूं। तो टोटल कितनी आ रही मेरे पास? डिग्री ऑफ v 2 के बराबर। तो ये तो मेरे पास में अधिकतम है, इससे कम ही होंगी, ज्यादा तो नहीं होंगी। इससे कम होंगी तो लेस देन लगाऊंगा सर, n इंटू n-1 और e निकाला तो e का मान ऑलवेज इज लेस देन इक्वल टू n इंटू n-1 ये लेस देन और ग्रेटर देन वाले साइन में कंफ्यूजन मत लेना कभी भी। इसका मतलब है अधिकतम अगर यदि मेरे पास n इंटू n-1 है तो बाकी जो बची है ना मेरे पास में 2e, ये इससे कम ही होंगी, हमेशा कम होंगी इससे मेरे पास। तो ये मेरे पास में e का मान यानी कि कोर जो है वो ये रही, प्रत्येक सीड्स के लिए अधिकतम इतने मेरे पास में हो सकती हैं, इससे ज्यादा नहीं होगी, इससे हमेशा कम ही होगी। छोटे से स्टेटमेंट के थ्रू अगर लिखना चाहो तो लिख लो साथ में, केवल 2 ही लाइन है बेसिकली। n सीड्स है तो प्रत्येक सीड्स की कोटि, एक सीड्स पर 2 हमारे पास कोर को काउंट करेंगे हम लोग, तो n की कितनी हुई? 2n, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। चलो भाई आगे बढ़े, हो गया नोट डाउन? चलो अब बढ़ते हैं हम लोग ग्राफ थ्योरी का, इसे बोलते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन। ग्राफ के अंदर दो चीजें चलती हैं, कुछ कंफ्यूजन है? कंफ्यूजन आ रही कुछ? सम होनी चाहिए, वो सम होनी चाहिए, इसलिए मैंने उसको लिखा है 2n। टोटल करोगे, जोड़, एडिशन ऑफ ऑल, सबको करोगे तो सम होनी चाहिए, ये कंफ्यूजन था बस। और ये मैंने क्लू भी दिया था थोड़ा सा कि समझो तुम इस चीज को, कहीं पर मैं पॉइंट स्किप कर रहा हूं इसलिए कर रहा हूं उसको, ताकि आप भी थोड़ा सा उसको एक बार ऑब्जर्व करो चीजों को। देखो
किसी ग्राफ के अंदर दो चीजें चलेंगी। एक होता है सर्वनिष्ठ, या एक को सार्वत्रिक कह दो। हिंदी में नाम देख लेना भाई, हिंदी थोड़ी सी कमजोर है मेरी। तो इसे बोलते हैं हम लोग यूनियन। सार्वत्रिक बोलते हैं ना इसको, संघ बोल दो, यूनियन, संघ, इसको यूनियन कहते हैं। और एक होती है इंटरसेक्शन। इसको हमेशा यू के द्वारा, और ये उल्टा यू, ऐसे ही बनाते हैं। सेट के अंदर भी पढ़ा होगा भाई, ये तो बेसिकली उसमें पढ़ते हैं हम लोग इसको, स्टार्टिंग वहीं से होती है सेट के अंदर से ही। देखो जब हम लोग संघ की बात करें तो संघ क्या होगा। अगर यदि मैं संघ की बात कर रहा हूं, एक बार समझ लेना, उसके बाद डाउनलोड कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। संघ में मैंने देखा, अगर यदि मेरे पास में G इज इक्वल टू बी कोई भी एक ग्राफ है, जिसमें B मेरे पास में कोई भी सब ग्रुप बना दिए B1 और B2, और B1 में मेरे पास E1 एज है और इसमें E2 एज है। अगर यदि E1 और E2 मेरे पास में कोरों की संख्याओं का एक छोटा सा मैं सेट ले लेता हूं, ठीक है। E1 मैंने लिया और साथ में मैंने E2 भी ले लिया। अगर यदि मैं U1 और B1 और B2 को अगर मैं ऐड कर दूं, अगर यदि मैं यहां पर, अगर यदि मैं B1 और B2 को ऐड कर दूं, तो मेरे पास में टोटल B बन जाना चाहिए, बनना चाहिए। तब तो क्या कहलाएगा, ये संघ कहलाएगा, कहलाएगा ना। और अगर यदि मैंने B1 और B2 में से इंटरसेक्शन निकाला, तो अब मेरे पास क्या बचना चाहिए, B1 के कुछ पद बचेंगे जो वहां से हट जाएंगे, यानी कि जो कॉमन एलिमेंट है या कॉमन कोर है। यहां पर एलिमेंटों की बात नहीं करेंगे, यहां पर हम लोग कोर की बात करेंगे। या तो मेरे पास में कॉमन बचना चाहिए B, या फिर हो सकता है E भी बच जाए। कोर भी तो बच सकती है भाई, वर्टेक्स तो बचेगा ही बचेगा, कोर भी हमारे पास बच कर आ सकती है। इसे कहेंगे हम लोग इंटरसेक्शन, दोनों चीजों को। जैसे देखो मैं एक छोटा सा ग्राफ ले लेता हूं और ग्राफ के थ्रू देखते हैं इसको हम लोग एक बार। जैसे मैंने एक छोटा सा ग्राफ लिया, ये मैंने B1 B2 B3 ले लिया, B1 B2 B3 और B4, ठीक है। और एक मैंने ग्राफ दे दिया, ये लो, ये B4 है, ये B5 है और ये B6 है। दोनों ग्राफों को अगर मैं ऐड करना चाहूं, संघ बनाना चाहूं, यूनियन बनाना चाहूं, तो कैसे बनाऊंगा। B1 मेरे पास B2 B3 B4 से जुड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ये तो मेरे पास जुड़ा है, इसको यही लिखना पड़ेगा मुझे, मैं इसमें कोई चेंज नहीं कर पाऊंगा। B1 B2 B3 और B4, ठीक है। अब B4 की बात आई, B4 जुड़ा हुआ है B5 से और B6 से, तो मैं B1 को और आगे बढ़ा दूंगा, ये लो, ये तो ऐड करूंगा, ये मेरे पास में B5 और ये मेरे पास में B6। अगर थोड़ा सा चेंज होता कि B6 को मुझे B2 से मिलाना है, छोटा सा चेंज कर दिया, अब B6 कहां है, पकड़ो, ये रहा सर B6, इसको पकड़ लो, B2 से मिला दो। अब ये मत कहना है समांतर कोर है, मैं थोड़ा सा इसको रोटेट कर दिया इस तरीके से, पर है ही कोर, अब भी कोर है। तो इसको अगर सही ढंग से बनाओगे तो आपके पास कुछ ऐसा बन रहा होगा, देखो ये B1, ये B3, इसको मैंने पकड़ के ऊपर की तरफ लेके गया, ये B2, ये B6, ये B4 नाम दे दूं, और ये मेरे पास B5। चेक करो, B4 और B6 जुड़ गया, B6 B2 से जुड़ गया, B6 B1 से नहीं जुड़ेगा, B6 B1 से नहीं जुड़ रहा है, तो केवल ये जुड़ेगा। अब देख लो B4 से B5 है, प्रत्येक उन्हीं दो शीर्षों के बीच में कोर आ रही है जो पहले थी मेरे पास, आ रही है। अब मैं घटाता हूं, अब मैं इसी को घटा रहा हूं, ठीक है, देखना एक बार ध्यान से, इसी को मैं घटा रहा हूं, इसी वाले फॉर्मूले को। अब मुझे बताओ B1 में, यानी कि पूरे B में से मैं इसको B और U नाम दे दूं, तो B इंटरसेक्शन ऑफ U बताओ, इंटरसेक्शन निकाल रहा हूं।
जो कॉमन है वो पकड़ लो, खींच लो। कौन कौन सा कॉमन है देखो, पहले एक बार नाम लिख लो, B1, B2, B3, B4, B5 और B6। ठीक है, मैंने सबके नाम दिए अलग अलग। मैं B1 से स्टार्ट करता हूं। B1 B2 से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, मैं हटा दूंगा। B2 का कोई काम नहीं है, मैं इसको हटा दूंगा, इस वाले के तो मेरे कोई काम नहीं है। फिर आ जाओ, B1 से B3 जुड़ा हुआ है, इसमें B1 से B3 कहीं है ही नहीं, कहीं नहीं है। B1 से B4 जुड़ा हुआ है, यहां पर एक भी नहीं है। यहां पे जाओ, B4 से B6, B4 से B5 और B4 से कोई नहीं जुड़ा हुआ। तो क्या आया इसका इंटरसेक्शन, बताओ। कोई ऐसी कोर जो जुड़ी हुई हो, दिखाई दे रही है आपको? कोई भी नहीं है। एक कोर को मैं ऐड कर दूं और जोड़ दूं इसको फटाक से, एक कोर को ऐड कर लेते हैं। ठीक है, मान के चलो हम लोगों ने B2 से B6 जोड़ दिया, ये लो। अब आपको नजर आ जाएगी, जो कोर कॉमन है उसको पकड़ लो। सर ये कॉमन दिख रही है, यहां पर भी सर ये कॉमन दिख रही है, दिख गई? कोई भी नाम दे दो, ये लो, ये B2 और ये B6, इंटरसेक्शन आ चुका है मेरे पास। अब क्लियर है बिल्कुल? तो यूनियन और इंटरसेक्शन निकालना, यूनियन में सब ले लो, जैसे एलसीएम और वो एमसीएम बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक। तो क्या होता है वो, ले लो सब संख्या और मिलने वाली संख्या, ऐसे तो याद करते हैं उसको। तो वही चीज यहां पर है, यूनियन के अंदर सब कुछ ले लो और इंटरसेक्शन में कॉमन ले लो, बस उसको छोड़ना है। चलो तो एक बार इसकी छोटी सी थ्योरी लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसके एग्जाम्पल्स भी देख लेंगे एक बार। पहला ले रहे हैं यूनियन वाला, संघ। यूनियन लिया हम लोगों ने, संघ लिया। देखो, एक ग्राफ, एक ग्राफ G इज इक्वल टू V के दो उपग्राफ, दो उपग्राफ B1 और B2 इस प्रकार हैं, B1 और B2 इस प्रकार हैं कि B1 तथा B2 के मध्य बनी सभी कोरें, बनी सभी कोरें ग्राफ G में उपस्थित हैं। ग्राफ G में उपस्थित है, तो हमारे पास इसका यूनियन मिल रहा है। या मैं कह दूं कि G के मैंने दो खंड किए, एक मैंने B1 किया, एक मैंने B2 किया, और यहां पर B1 यूनियन ऑफ B2 आपको टोटल B के बराबर दिखाई दे रहा है। तो क्या बनेगा अपने पास, ये बनेगा अपने पास एक संघ बन जाएगा। किसी भी ग्राफ G इज इक्वल टू B के लिए किन्हीं भी दो समुच्च बना दिए जाएं और उन दोनों समुच्चों का यूनियन अगर बन रहा है एक ग्राफ, तो वो क्या बन जाएगा, यूनियन बन जाएगा। इंटरसेक्शन के लिए भी लिख दो, फिर दोनों को हम लोग एक बार छोटा सा डायग्राम भी बना लेंगे। जो सभी में कॉमन है ना, ऐसे लिखते हैं। एक ग्राफ G इज इक्वल टू B में B के दो समुच्चय B1 तथा B2 तब B1 इंटरसेक्शन B2 सर्वनिष्ठ कहलाएगा। यदि B1 और B2 में, यदि B1 तथा B2 में सर्वनिष्ठ कहूं या मैं कह दूं कि मिलने वाली भुजा, मिलने वाली कोर और इसे हम लोग
B1 इंटरसेक्शन ऑफ B2 से व्यक्त करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ B1 इंटरसेक्शन टू B2, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। चलो आ जाओ भाई आगे। देखो मैं दो ग्राफ लेके चल रहा हूं, ठीक है। इन दोनों को हम लोग अब बनाएंगे यूनियन। मैं इनको बनाना चाह रहा हूं यूनियन, P1 E2 P2 P3 P4 और P5। यह है E1 E2 E3 E5 और E6। ये ले लिया E3 E8 E5 E7 और E9, ठीक है। P2 P3 P6 एंड B5। अब आ जाओ एक बार इसका यूनियन बना लेते हैं, ठीक है। यूनियन बनेगा क्या, सबसे पहले तो सभी वर्टेक्स आने चाहिए यूनियन के अंदर, है ना। इसमें जितने वर्टेक्स हैं और इसमें जितने वर्टेक्स हैं वो सब होने चाहिए यूनियन में। अगर इसमें 5 वर्टेक्स हैं, इसमें 4 वर्टेक्स हैं, तो 9 वर्टेक्स यहां पर होने चाहिए अलग अलग। अगर कॉमन है तो कॉमन को एक बार ही काउंट करेंगे, 2 बार काउंट नहीं करेंगे। तो कितने दिख रहे हैं आपको, इसमें 5 P5 तक है। यहां पर कितने दिख रहे हैं, B6 B3 B2 B5, यानी कि B6 एक अलग वर्टेक्स मुझे दिख रहा है इससे, बाकी तो सब कुछ है ना B6। तो मैंने मान के चलो 1 2 3 4 5 6, छोटा सा बड़ा बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं नाम दे देता हूं उनको। ये मैंने B1 नाम दिया, B2 नाम दिया, B3 नाम दिया, B4 नाम दिया, B5 नाम दिया और B6 नाम दिया। अब देखो B1 को उठाओ, B1 कहां है, वो रहा। B1 के साथ 2 कोरें जुड़ी हुई हैं, एक है E1 और एक है E2। E1 जोड़ रही है B2 से, तो जोड़ दो। B1 से मैंने B2 को जोड़ा ये E1 कोर के द्वारा, और B3 को भी जोड़ देता हूं E2 कोर के द्वारा। B1 का काम फ्री हुआ। अब B2 को पकड़ो, B2 कहां है, ये रहा। B2 B1 से तो जुड़ चुका है, उसको हटा दो। अब B2 जुड़ेगा B3 से और B4 से। B2 को पकड़ो, B2 कहां है, ये रहा। इसको जोड़ेंगे B4 B3 से। B3 से किस कोर से जुड़ा हुआ है, E3, B3 से E3 से, है ना। और B2 B4 से जुड़ा हुआ है E4 से, तो इसको हम लोग जोड़ देंगे E4 से। ये लो भाई, तू भी जुड़ जा E4 के द्वारा। अब आ जाओ अगले वाले पर। अब B3 को पकड़ लो, B3 को पकड़ लो एक बार यहां देख लो, उसके बाद में फिर नोट कर लेना। B3 पर देखो, B3 B1 से मैं जोड़ चुका हूं, B2 से भी जोड़ चुका हूं। किससे जोड़ने वाला हूं, B5 से। तो B3 कहां है, ये रहा, B5 से जोड़ा, ये लो जी। किस कोर के द्वारा, E5 के द्वारा। अब अगले वालों को पकड़ लो, P4 को। P4 B2 से तो पहले ही जुड़ चुका है, B4 को B5 से जोड़ना है E6 के द्वारा। B4 को पकड़ो, B5 से जोड़ना है E6 के द्वारा। पहले वाले का काम खत्म। अब दूसरे वाले को पकड़ो, इस ग्राफ पे आ जाओ। यहां पर P2 है, B2 B3 से E3 कोर के द्वारा जुड़ा हुआ है। B2 और B3 के द्वारा देखो एक बार E1 है, तो एक कोर तो हमारी कट गई। दूसरी पर जाओ, B2 B3 से E6 E8 के द्वारा भी जुड़ा हुआ है,
एक कोर है E8, ये रही। कौन सी कोर है? पैरेलली समांतर कोर है, E8 है। B2 को B3 से जोड़ो, B2 को B3 ये रहा, किसके द्वारा? E8 के द्वारा। अब अगले वाले पा जाओ, यहां तक का काम फ्री हुआ। अब B3 जुड़ा हुआ है B6 से और B5 से। B3 को पकड़ो, B5 से जोड़ना है, तो B5 से तो E5 कोर के द्वारा पहले जुड़ा हुआ है, तो ये तो नहीं जोड़ेंगे। B3 को B6 से जोड़ना है E9 कोर के द्वारा, तो B3 को B6 से जोड़ दिया E9 कोर के द्वारा। अब कौन सा बचा? B5 और B6, तो B5 और B6 ये रहे सर, E7 के द्वारा जोड़ दिया। जब मेरे पास कोई भी ग्राफ G इक्वल टू B1 E1 था, ये वाला ग्राफ मेरे पास में G बराबर B2 E2 था, इसको जोड़ने पर, या इसको G1 G2 नाम दे दो, यहां पर अब हमारे पास में G1 यूनियन G2 निकाला है, जो हमारे पास में B1 यूनियन B2 एंड E1 यूनियन E2 के बराबर आ रहा है। देख लो, इन दोनों ग्राफों का संग जो बना, जो यूनियन बना, वो ये बनेगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इस ग्राफ को डिजाइन कर सकते हो। चलिए, तो अब एक बार इसको ग्राफ को थोड़ा सा बना लीजिए। समझने के लिए तो एक ही एग्जाम्पल काफी है, एक को अच्छे से समझ लो, वरना तो नोट करते करते तो कॉपी भर के रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में किताबों की और कॉपियों की कमी थोड़ी है। अगर ऐसे पढ़ लेते तो फिर आज यूनियन को लड़कों का दिल कहा जाता है। लड़कों के दिन में सब कुछ समा जाता है। तू भी आजा, तू भी आजा और तू भी आजा, सबको बुला लेंगे। और इंटरसेक्शन को कहते हैं लड़कियों का दिल, हजारों में से एक को समाएंगे। समझ रहे हो? हो गया? चलो, अब इसी का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं भाई। आ जाओ, यही इंटरसेक्शन बता देता हूं, छोटा सा इंटरसेक्शन क्या बनेगा? G1 इंटरसेक्शन G2 बनना चाहिए, और B1 इंटरसेक्शन B2, E1 इंटरसेक्शन E2 आना चाहिए। क्या बनने वाला है? देखो, जो कोर मेरे पास कॉमन है और वही दो वर्टेक्स होनी चाहिए, उसको क्या ले लूंगा मैं? कॉमन ले लूंगा। देखो, B1 से B2 यहां पर कोई नहीं है सर, B2 से B3 E3 कोर के द्वारा है, यहां पर B2 से B3 E3 कोर के द्वारा है। दोनों में सेम दिख रहा है,
जो सेम है उसको पकड़ लो, B2 को पकड़ा, B3 को पकड़ा, किस कोर के द्वारा? E3 कोर के द्वारा। कौन सी कोर है? E3 कोर। अब B3 पे आ जाओ, B3 से B5, हाँ यहां भी मुझे दिख रही है। जो कॉमन है वो मैं यहां लिख दी, ये थोड़ा सा रिंग बना देता हूं ताकि थोड़ा सा याद रहेगा आपको, ठीक है? तो कॉमन है, E3 भी आ गया। अब E5 को भी ले लो, ये मैंने B5 को जोड़ा किसी भी कोर E3 के द्वारा। और देखो B5 से B4, सर B4 तो यहां पे है ही नहीं, केवल B5 है, और तो B4 B2 भी नहीं है, केवल यही बन रहा है मेरे पास में। तो ये क्या बना मेरे पास में? G1 इंटरसेक्शन G2 बराबर B1 इंटरसेक्शन B2 एंड E1 इंटरसेक्शन E2। इन सभी में से जो कॉमन आ रहा है वो केवल ये है। इसे कहूंगा मैं किन्हीं दो ग्राफों का सर्वनिष्ठ, यानी कि यूनियन ऑफ टू ग्राफ्स। इस तरीके से हम लोग इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। उल्टा यू के पैरों को पकड़ के उल्टा कर दो, E5 सॉरी, E5। चलो भाई एक और देख लेते हैं आगे, आ जाओ। अगर यदि मुझे योग करना पड़े किन्हीं भी दो ग्राफों का योग या सम निकालना पड़े, सम ऑफ ग्राफ, सम ऑफ ग्राफ, तो क्या बन जाएगा? किन्हीं भी दो ग्राफों का सम कहलाएगा अगर यदि मैं प्रत्येक वर्टेक्स को B1 और B2, अगर यदि मेरे पास में कोई भी तो सेट बनाए इन शीर्षों के, तो सम बनेगा B1 प्रत्येक अवयव से B2 के प्रत्येक अवयव से जुड़ जाना चाहिए। B1 का प्रत्येक अवयव B2 के प्रत्येक अवयव से जुड़ जाना चाहिए। जैसे देखो मैं कह रहा हूं कि मेरे पास में केवल एक B1 है, एक B2 है, ये मेरे पास में दो वर्टेक्स हैं, इसमें केवल यहां पर मेरे पास में कोई भी वर्टेक्स है, ये रहे, मान के चलो B3 है, B4 है, B5 है और B6 है। सबको जोड़ दो, B1 को सबको जोड़ दो, कहीं भी एक भी कोर ऐसी नहीं बचनी चाहिए जो इनके दोनों के दोनों जो हम लोगों ने सेट बनाए इन वर्टेक्सों के उनसे ना जोड़े, सबसे जोड़ेंगे इनको, सबसे जोड़ दो। B1 को सबसे पहले B3 से, B4 से, B5 से और B6 से, तो ऐड करते हैं एक बार। ऐड किया इसको, ऐड करने पर देखो मैं B1 B2 B3 B4 B5 और B6, यही है, इसको नाम दे देता हूं B3 B4 B5 B6 B2 और B1। पकड़ लो एक एक को, B1 को B3 से, B4 से, B5 से और B1 से तो पहले ही जुड़ा हुआ है। अब इसको पकड़ लो B2 को, B2 को सब में दे दो, बनाओ खुद बनाओ, अब इसको तो खुद डिजाइन करो, कुछ चीजें डिजाइन करना सीखो साथ में। बचपन के काम थोड़ी है जो एक पेज उठा लिया और बढ़िया बढ़िया से गोल घेरा से बना के दो आंख लगा के नाक बना के कान बना दिए। ये तो ग्राफ है यार, सबसे सरल टॉपिक है ग्राफ। 6 वर्टेक्स हैं तो प्रत्येक शीर्ष की कोटि एक कम आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए। प्रत्येक शीर्ष पे देख लो क्या कोटि 5 ही आ रही है,
प्रत्येक शीर्ष पर केवल और केवल 5 ही कोर जुड़ पाएंगी। हो गया? चलो भाई, अगला लिखना, इसे बोलते हैं हम लोग पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ। इसे कहते हैं पूरा ग्राफ। क्या कहलाएगा पूरा ग्राफ? अगर कोई ग्राफ g इज इक्वल टू बी दे रखा है, कोई ग्राफ g इज इक्वल टू बी दे रखा है, इसका पूरक ग्राफ कहलाएगा, पूरक ग्राफ जी बार कहलाएगा यदि जी बार में, यदि जी बार में जी में जुड़ी शीर्षों के बीच में कोर, जी में जुड़ी कॉमा, जी में जुड़ी कोर नहीं हो, तो ये पूरक ग्राफ कहलाएगा। क्या कहना चाह रहा है? कोई भी ग्राफ अगर यदि मैंने जी इज इक्वल टू बी लिया, सपोज करो मैंने ये कोई भी ग्राफ ले लिया, ये लो मैंने b1 b2 b3 b4 b5 लिया, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो बनने वाला है, इसका जो भी मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा जी बार, इसमें भी वही वर्टेक्स और वही कोर होंगे, बी यहां भी होगा, ई यहां भी होगा, लेकिन अंतर इतना आएगा, जहां पर हमारे पास b1 और b2 जोड़ रहे थे वो अब इसमें नहीं जोड़ेंगे, b5, b1 और b2 जोड़ रहे थे अब नहीं जुड़ेगा, b2 b3 जोड़ रहा था अब नहीं जुड़ेगा। तो देखो एक बार तो मैं इस डायग्राम को दोबारा बनाता हूं ताकि थोड़ा सा, ये तो मेरे पास ग्राफ था ये वाला b1 b2 b3 b4 और b5, ठीक है, ये तो मेरे पास ग्राफ था। इस ग्राफ में अब मैं क्या करूंगा, जो नहीं जोड़ रहा उसको जोड़ देता हूं, फिर मैं इसको हटा दूंगा, येलो वाले को। b1 b3 से नहीं जोड़ रहा था, b1 b4 से भी नहीं जोड़ रहा था, b2 b4 से भी नहीं जोड़ा था, और b2 b5 से भी नहीं जोड़ा था। अब b3 b5 से, और कौन सा रह गया? होगी सबकी दो दो, हो गए। ये हटा देता हूं पुराना वाला, बच्चे पार्टी का कोई काम नहीं, हट गया। तो केवल क्या बचा? पूरक या कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ। कौन सा बनेगा? जो कोर इसमें है वो इसमें नहीं होनी चाहिए, उन्हीं दोनों वर्टेक्सों के बीच में। यहां b1 और b2 के मध्य में कोर थी e1, कहां यहां पर? है ही नहीं। b2 और b3 के बीच में कोर थी, कहां यहां पर? वो सब कोर मैं हटा चुका हूं जो मुझे चाहिए थी। मुझे क्या चाहिए? केवल वो बीच वाली जो नहीं है। तो कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ बना मेरे पास में, ठीक है। चलो ये लो एक छोटा सा एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ये लो, इसको मैं नाम दे रहा हूं b1 b2 b3 b4। इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाना चाह रहा हूं, क्या बनेगा बताओ? केवल वर्टेक्सों के कोरों के सीक्वेंस के द्वारा नाम बोलो, ऐसा बोलना सीखो। देखो b1 से b2 बनेगा, b3 से b4 बनेगा, बस और कोई नहीं बनेगा ना। तो ये लो कॉम्प्लीमेंट्री बनाओ। इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाया हम लोगों ने, b1 को b2 से जोड़ा और b3 को b4 से जोड़ दिया। अब नाम दे दो इनको, ये b1 है, ये b2 है, ये b3 है और ये b4 है। नाम दे दो सबको। आए समझ में? बन गया ना कॉम्प्लीमेंट्री? अरे भाई 8 बजे के बाद तो सब कुछ कॉम्प्लीमेंट्री होता है, तो ये तो हम तो लोग दिन में पढ़ रहे हैं। बनाना सीखो, बना लो फटाफट। पूरक ग्राफ या कॉम्प्लीमेंट्री ग्राफ।
चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आ जाओ अगले वाले पर। अब मैं एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे कहते हैं हम लोग ग्राफों की तुल्यकारिता, आइसोमॉर्फिक ऑफ ग्राफ। तुल्यकारिता क्या कहलाती है, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी पहले फर्स्ट चैप्टर के अंदर। तुल्यकारिता पढ़ी है। आइसोमॉर्फिक किसे कहते हैं, आइसोमॉर्फिज्म। क्या होती है तुल्यकारिता, आप लोगों ने नहीं पढ़ी, फंक्शन के अंदर भी पढ़ते हो भाई, वहां भी तुल्यकारिता पढ़ी होगी। और फिर उसके बाद में फंक्शन के लिए पढ़ते हैं तो एक एक और आच्छादक होना चाहिए था, याद है, 1 1 और ऑन टू। ध्यान करो, अभी याद नहीं है तो 11वीं 12वीं वाली क्लासेज को याद कर लो थोड़ा सा। जब हम लोग सेट स्टार्ट करते हैं तो वहां पर तुल्यकारिता बिल्कुल क्लियर आती है कि सर कोई भी एफ एक्स और जी एक्स, अगर यदि दो मेरे पास में फंक्शन है, फंक्शन के लिए क्या पढ़ते हो, एक मेरे पास में एफ एक्स है, एक मेरे पास में जी एक्स है ना, ऐसे ही बनाते थे छोटे छोटे से डायग्राम। क्या कहते थे, सर एफ एक्स में से कोई एलिमेंट बताओ और जी एक्स में से कोई एलिमेंट बताओ। मान रहा हूं ये मेरे पास एलिमेंट है, अगर प्रत्येक एलिमेंट की या प्रत्येक अवयव की केवल और केवल एक ही इमेज है, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज इमेज इन सेट वी, ओनली वन एलिमेंट, तो आप कहते हो कि वो क्या बन जाता है मेरे पास में, 1 1 बन जाता है, या एक एक ही बोलते हैं उसको, है ना, एक एक ही बोलते थे हम लोग, क्या बोलते थे इसको, एक एक ही। प्रत्येक अवयव की इमेज या प्रतिबिंब होना चाहिए, ऑन टू की तरफ आते थे, तो ऑन टू में क्या बोलते थे, प्रत्येक अवयव बी से उठाओ और ये बता दो सर इनकी प्रीमेज ए में है। अगर यहां से आप यहां की तरफ जा रहे हो, ए से बी की तरफ जा रहे हो या एफ एक्स से जी एक्स की तरफ जा रहे हो, तो यहां देखते हो आप लोग इमेज या प्रतिबिंब, और अगर यदि बी से ए की तरफ आ रहे हो तो क्या कहते हो आप लोग, इसमें मुझे क्या बता दो, प्री इमेज बता दो, मैं कह दूंगा ये मेरे पास में कौन सा बन जाएगा, ऑन टू बन जाएगा। फिर थोड़ा सा और जब हम लोग बीएससी की तरफ बढ़ते हैं तो बीएससी में एक एक को भी थोड़ा सा 2 जगह डाइवर्ट कर देते, या फिर कोई जैसे आईटी वगैरह की तैयारी करता तो इसको भी 2 जगह डाइवर्ट करते, एक एक को भी। अच्छे स्टैंडर्ड जो बुक्स हैं उनमें एक एक को 2 बार व्यक्त किया जाता है। इसमें कहते हैं, एक होता है सर मैं बन बन जब निकालता हूं तो बन बन केवल मैं एक एक के लिए निकालता हूं, इक्वल, एक एलिमेंट की एक इमेज, इसको ऐसे डिनोट करते, एक एलिमेंट की एक इमेज, एक एलिमेंट की एक इमेज, एक एलिमेंट की एक इमेज। लेकिन इसमें एक वर्ड और आता है जिसे बोलते हैं मैनी वन, इसे बोलते हैं मैनी वन, इसे बोलते हैं बहु एक की। ये इस तरीके के द्वारा डिनोट किया जाता है, यानी कि हो सकता है कोई 2 एलिमेंट्स की एक इमेज हो सकता है। एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल दे दूं, चलो देखो, आपने एक ग्राफ लिया, 2 कोई भी सेट उठाए, मैं मान रहा हूं कि इसमें मेरे पास में कोई भी इंटीजर नंबर है, कोई भी जेड है, इंटीजर बोले तो -∞ टू +∞, मैंने यहां से माइनस या +∞, सर ये मेरे पास में 3 2 1 0 -1 -2 -3 और ये इन्फिनिटी तक गया, ठीक है। ये नेचुरल नंबर का कोई भी सेट ले लिया, प्राकृत संख्याओं का, या होल नंबर ले लो, होल नंबर ले लिया आप लोगों ने। होल नंबर क्या होते हैं, पूर्ण संख्याएं, संख्याओं को ज्ञान तो है थोड़ा, पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 से स्टार्ट होने वाली, तो आपने जैसे 0 से स्टार्ट किया ऐसे ही बनता जाएगा और इन्फिनिटी तक चलता जाएगा वो आगे तक। अब कोई भी एलिमेंट उठाओ यहां से, और मैं फंक्शन दे रहा हूं अब आपको कि एफ एक्स आपके पास में x² के बराबर है। एफ एक्स क्या बोलता था, सर ये मैं बाई हूं, आप तो ये बता दो कि मैं बाई बराबर x² में क्या मान रखूं x का कि मेरे पास बाई मिलता जाए। आपने सपोज करो x उठाओगे कहां से, यहां से, इसे बोलते थे हम लोग डोमेन, प्रांत, प्रांत बोलते थे, इसे बोलते थे कोडोमेन, सह प्रांत, सह प्रांत होती थी, और जहां एलिमेंट इसका इससे मैच करेगा उसे बोलते थे परिसर या रेंज। याद है ये भी थोड़ा सा, तो हम लोग छोटी छोटी चीजों को भी याद कर लेते हैं एक बार, परिसर। अब आप उठाओ इसमें से, आपने 0 उठाया तो बाई बराबर क्या मिलेगा, x बराबर 0 पर बाई बराबर 0 मिल रहा है, रख के देख लो, यानी कि 0 सर केवल और केवल
1 के पास जा रहा है, 0 के पास ही जा रहा है। अब उठाओ, आपने 1 उठाया, जैसे ही 1 रखोगे तो आपको सर बाई भी 1 मिल रहा है, रख के देख लो 1 मिला, यानी कि 1 उठाया 1 की, -1 उठाओ तो भी 1 मिला, -1 कहां है, ये रहा, तब भी 1 मिल रहा है। 2 एलिमेंट की गिमी जा रही है, -1 भी 1 दे रहा है, 1 भी 1 दे रहा है, -2 उठा लो, 2 उठा लो भाई, जितने तुम पॉजिटिव उठाओगे उतने नेगेटिव भी लोगे, तो उनका मान क्या रहा है, बराबर के, इसके आएगा। तो ऐसे एलिमेंट्स के लिए हम लोग निकालते थे। ग्राफ में क्या चलता है, ग्राफ में हम लोग जब पढ़ते हैं तो इसमें भी यही चीज चलती है, बट इसमें केवल एलिमेंट नहीं, इसमें हम लोग शीर्ष और कोरों की बात कर लेते हैं। तुल्यकारिता क्या कहलाती है, पहली चीज, मैं किसी भी ग्राफ G इक्वल टू बी को तुल्यकारी कह दूंगा, G इक्वल टू बी तुल्यकारी कहूंगा यदि फर्स्ट यह मेरे पास में एक तो एक ही होना चाहिए, एक साथ में आच्छादक भी होना चाहिए, यानी कि इसे बोलते हैं हम लोग 1 1 एंड इसे बोलते हैं हम लोग ऑन 2, एक ही और आच्छादक होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ये लो, कोई मैंने ग्राफ डिजाइन किया, ए बी सी डी, ये रहा ए बी सी डी ई। अब इसकी मैं इमेज देख लेता हूं, कहां मिलेंगी मुझे, ए डिनोट हो रहा है सी पर, डी पर और बी पर, बाकी और किसी पर नहीं हो रहा। मैं मान रहा हूं कि इसका कोई तुल्यकारी मुझे मिल जाए, कोई तुल्यकारी मिला, मान के चलो कोई भी ग्राफ G इक्वल टू मुझे तुल्यकारी मिल गया इसका, तो क्या मिलना चाहिए सर, ए जो है इसका तुल्यकारी बन जाएगा अगर मेरे पास कोई भी ए डैश है जो सर बी डैश से जुड़ा हुआ है, ए डैश जो है सर वो सी डैश से जुड़ा हुआ है, ए डैश जो है वो डी डैश से जुड़ा हुआ है, और डी डैश जो है वो ई डैश से जुड़ा हुआ है, सी डैश डी से और बी डैश बी से। तो ये इसका तुल्यकारी कहलाया, ग्राफ वही बना, अंतर क्या आया, हो सकता है ये अपनी संरचना को थोड़ा बहुत चेंज कर ले, इधर उधर घुमा सकता है, या कोई चाहे बच्चा तो ए को नीचे बना दिया तो सर सी को ऊपर पटक दो, यही तो करोगे। ग्राफ को क्या करते हैं, बस तोड़ मरोड़ के वही बनाना है बस। तो ये तुल्यकारी बन रहा है मेरे पास में, प्रत्येक एलिमेंट की वही में जाए, प्रत्येक कोर मुझे वहीं पर नजर आ रही है, कोई कहीं नहीं जा रही, शीर्ष भी मुझे उतने थे उतने ही मिल रहे हैं, ना मैंने शीर्ष बढ़ाई ना मैंने कोर बढ़ाई, सब कुछ वही है, तो ये तुल्यकारी बना मेरे पास में। तो बना लो एक बार, माइंड में ये चीजें थोड़ी सी याद होनी चाहिए भाई। हो गया, चलो एक एक स्टेटमेंट कर लेते हैं। परेशान तो नहीं हो गए भाई, पक्का, ऐसे मत सोचना परेशान हो गए सर छोड़ दो, आज छोड़ने वाला नहीं हूं भाई, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक तो छोड़ेंगे नहीं। यदि एक सरल ग्राफ, यदि
एक सरल ग्राफ जी है जिसमें n सीड्स हो तथा k संबद्ध घटक हो तथा k संबद्ध घटक हो तो जी में अधिक से अधिक तो जी में अधिक से अधिक n माइनस के इंटू एन माइनस के प्लस वन अपॉन टू कोरें होती हैं। देख लिया। चलो भाई देखो एक बार इसका प्रूफ देख लेते हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखवाया था कि किसी ग्राफ के अंदर आप लोग जब शीर्ष निकाल रहे हो, बता दो कि सर मेरे पास में 5 शीर्ष हैं और आपने अगर यदि वो समतलीय बनाया, वो पूर्ण ग्राफ बनाया, तो उसमें हमारे पास में एक कम आती थी n-1 और हम लोगों ने अधिकतम कोरों की संख्या बताई थी कि हमारे पास अगर यदि किसी भी n ग्राफ के अंदर या n शीर्ष वाले ग्राफ के अंदर कोरों की जो संख्या है, जो लास्ट वाला मैंने स्टेटमेंट करवाया था उसमें मैंने लिखा था n इंटू n-1 लिखा था, एक कम होती है और वो 2e से कोरों को मैं 2e लिखता था। तभी तो मैंने लिखा था कि e का मान n इंटू n-1/2 होता है। e का मान n इंटू n-1/2 कोर निकाली थी हम लोगों ने, ये इसी फॉर्मेट से निकाली थी और हमारे सही आ रहा था आंसर। ठीक है, अगर यदि मैं इसमें समीशन लगा दूं, क्योंकि मैं अभी केवल बात कर रहा हूं केवल एक के लिए, अभी एन का मुझे नहीं पता, अगर मैं इसको ओपन करूंगा ग्राफ हो सकता है मेरे पास में 2 हो 3 हो 4 हो, लेकिन सरल ग्राफ अगर यदि बन रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, मेरे पास कोरों की संख्या है, मैंने समीशन लगाया, समीशन n इंटू n-1/2, मैं 1/2 को बाहर निकाल सकता हूं समीशन से, और मैं कह रहा हूं मैं समीशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक जा रहा हूं, तो मुझे यहां पर ni लगाना पड़ेगा, 1/2 को बाहर निकाल दूं, समीशन लगा दिया, क्या ये आपके पास में ni स्क्वायर माइनस ni बन रहा है क्या, मल्टीप्लाई कर लो, यही बना। आपने इसको बनाया था तो अब इसमें n का मान रख के देखो एक बार, कोई भी ग्राफ लो जो मैंने अभी करवाए थे ना आप लोग को 2 3 4 वाले, उन ग्राफों को देखो एक बार, पेज चेंज करो फटाफट, उन ग्राफों को देखो एक बार 2 3 4, उनमें कोई भी वर्टेक्स उठा के देखो, उनमें कोई भी वर्टेक्स उठा के देखो, और तब हम लोग n-1 को क्या लिखते हो, एक कम। देखो जैसे मैं बताता हूं, अभी आप लोगों ने सपोज करो ये बनाया था थोड़ी देर पहले, यही बना था, ठीक है, मैं देख पा रहा हूं कि प्रत्येक, अगर यदि मेरे पास में 4 वर्टेक्स हैं तो प्रत्येक वर्टेक्स पर जो कोटि है वो 3 आ रही है, एक कम आ रही है, आ रही है, तो मैं इसको क्या लिख पाऊंगा सर, n पर अगर यदि मैं ले रहा हूं तो एक कम आ रही है n-1, ये किसके लिए, केवल मैं b1 की बात कर रहा हूं, ये b1 के लिए, तो सर b2 के लिए भी तो वही होगी,
B2 के लिए भी वही होगी। मैंने B2 के लिए क्या लिख दूंगा, n-1। B3 के लिए भी वही होगी, B3 के लिए लिखा मैंने n-1, और सेम मैं B4 के लिए लिख दूंगा n-1। अब भी टोटल करूं तो अभी मेरे पास बराबर आ रहा है, 4 थी, 6 कोर, 4 वर्टेक्स, यही था। यहां पे चेक कर लेते हैं, 4 मैंने n का मान देता गया, ये B1 के लिए, B2 के लिए, B3 के लिए, B4 के लिए, सबको मैंने जोड़ दिया, ni माइनस इतने टाइम 4 टाइम -4 ही करूंगा तो 4n-4 ऐसे लिखूंगा। अगर यदि मेरे पास n टाइम्स के लिए होता तो क्या मैं ऐसे नहीं लिखूंगा क्या, बिल्कुल लिखेंगे। तो यही लिखने वाले हैं अब हम लोग, सेम। इसी को मैं थोड़ा सा हिंट काम में ले रहा हूं, थोड़ी सी चीज को। अगर यदि मैं n-1 के लिए लिखना चाहूं तो n-1 के लिए कैसे लिखूंगा, अगर यदि समीशन ni-1 जहां पर i का मान मैं 1 से लेकर n तक लेके जा रहा हूं, तो इस ब्रैकेट को समीशन को अप्लाई करते हैं हम लोग, तो क्या बन जाएगा, n1-1 पहले वाले वर्टेक्स के लिए, दूसरे वाले के लिए जब मैंने i बराबर 2 रखा n2-1, प्लस जब मैंने 3 लिया n3-1, जब 4 लिया n4-1, प्लस एंड सो ऑन, प्लस n-1। बोलो आएगा नहीं आएगा, n भी टर्म्स के लिए इसको ओपन कर दो, हो गया ओपन। अब इसके बाद में तो बस केवल वैल्यू रखनी होती है। आपको पता लग गया, अगर यदि n की जगह मैं ये रख दूं, ni-1 की जगह अगर उठा के ये रख दूं तो अपना काम बन जाएगा। k जहां पर क्या है, कोई भी एक, क्या बोला था, रेगुलर ग्राफ भूल गए, k नियमित ग्राफ भाई, याद तो करो। तो k नियमित की जगह रख दो उठा के, तो वैल्यू पुट करो इसमें। ये कितना बन गया, n को मैंने i टाइम ओपन किया है, और ये बन गया मेरे पास में n-i लिख दूं या k लिख दूं, कोई भी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट, -1 टाइम तो ये मेरे पास में घट ही रहा है सीधा सीधा ही, तो ये बन जाएगा मेरे पास में ni-1 समीशन के रूप में बराबर n-k के, पूरे का स्क्वायर कर देता हूं दोनों तरफ, स्क्वायर करोगे ni-1 का होल स्क्वायर, n-k का होल स्क्वायर, इधर स्क्वायर किया आप लोगों ने ni-k का होल स्क्वायर और इसका, तो ni-1 का होल स्क्वायर यानी कि ni का स्क्वायर माइनस 2ni प्लस 1, स्क्वायर कर दो। उधर क्या था, n-k, n स्क्वायर माइनस, दोनों तरफ स्क्वायर हो गया, समीशन लगा रखा है, सब पे समीशन लगा दो, ni पे समीशन लगाया, फिर ni पे समीशन लगाया, फिर 1 पे, 1 पे तो कोई जरूरत ही नहीं है, ये तो मेरे पास में कांस्टेंट टर्म है। मैंने दोनों तरफ क्या किया, n-k को भी इसमें ऐड कर देता हूं, या इसको मैंने लिख दिया समीशन, समीशन लगा दो इस पे, ni स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ समीशन ni प्लस 1 बराबर कितना बना, n स्क्वायर -2n k प्लस k स्क्वायर के। और इसका मान अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने लिखा था कि इसका मान n-1 इंटू n/2 से क्या होता है, कम। एक लेस देन वाला करवाया था मैंने, लेस देन वाला, उससे क्या होता है वो, कम। तो यहां पर भी साइन कौन सा लगेगा, यानी कि इनसे तो वो कम ही होने वाला है। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, टर्म्स उधर भेज दो, जो कांस्टेंट है कांस्टेंट भेजो और अपना आंसर आ जाएगा। तो एक बार यहां तक नोट कर लो, एक बार बेसिक वाला फॉर्मेट, 3 चीजें काम में आ रही हैं, साइड में लिख लेना, यहां पर नियमित भी काम में ले रहा हूं, ये भी लिख लेना कि कोर जो है 2e उसका मान n इंटू n-1/2 के बराबर होता है। यहां पर जो मैं काम में ले रहा हूं उनको दे रहा हूं नाम, ठीक है। एक तो मैं नियमित को काम में ले रहा हूं, ताकि कि आप लोग जब पेज पलटोगे ना तो सीधा नियमित को देखना एक बार, तभी चीज बिल्कुल डायरेक्ट क्लियर समझ में आ जाएगी। नियमित को काम में ले रहा हूं मैं, 2e का मान जो n इंटू n-1/2 इसके बराबर, इसको भी मैं काम में ले रहा हूं।
हो गया। 1 को उधर भेज दूं तो ये एन स्क्वायर माइनस 2n लेस देन इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस 2n के प्लस के स्क्वायर, दोनों तरफ -1 करते हैं तब आता है ना, ऐसे भेजते नहीं है दोनों तरफ। इसको बोलते हैं इनइक्वालिटीज, सर्व समीकाएं। और जब भी सर्व समीकाएं आती हैं तो उनमें हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ एडिशन या दोनों तरफ सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं, है ना, बराबर। तो ऐसे में काम ऐसा नहीं है तुमने 1 को उधर भेज दिया, ऐसे कभी नहीं लिखा करते। तो इसमें दोनों तरफ हम लोगों ने -1 किया, उधर भेजा। इसको मैं ऐसे लिख दूं, एन स्क्वायर माइनस, मैं यहां से एन छोड़ रहा हूं और एक एन और, यही तो ये -2n ही है अभी तक। मैं इस एन को हटा रहा हूं, ये लेस देन इक्वल टू है, मैं इस एन को हटा रहा हूं, यानी कि प्लस एन इधर कर रहा हूं, प्लस एन इधर भी कर रहा हूं। तो देखो ये गया, इसकी जगह क्या बन जाएगा, एन स्क्वायर -2n के प्लस के स्क्वायर -1 प्लस एन। एन को इधर भी जोड़ा है और इधर भी जोड़ा है, ब्रैकेट बना के देख लो। एन अगर यदि कॉमन ले लोगे तो एन माइनस के एंड एन माइनस के प्लस 1, इससे अधिक नहीं हो सकती। इसमें कोर है एन स्क्वायर माइनस एन। इस ग्राफ के अंदर जितनी भी कोर हैं वो इससे अधिक नहीं हो सकती। केवल एन का खेल है, मैथमेटिकल चीजों से डरना मत, घबराना मत बिल्कुल भी, केवल एन का खेल है इसमें। तो किसी भी ग्राफ जी के अंदर अगर मैं कोरों की अधिकतम संख्या निकालूं, मैक्सिमम नंबर ऑफ द एज विल बी आल्सो लेस देन इक्वल टू दिस, इससे अधिक नहीं हो सकती। ये इसका टॉप पॉइंट है। इस ग्राफ जी में अधिकतम कोरों की संख्या, इस ग्राफ जी में अधिकतम कोरों की संख्या n माइनस के एन एन माइनस के प्लस 1 है। मुझे लगा इस थ्योरम ने तुमको परेशान कर दिया है ना, थोड़ा सा सस्पेंस हो गया। कोई नहीं, चिंता मत करो, दोबारा बताता हूं। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, चिंता मत करो, मैं हूं तब तक तो टेंशन नहीं लेने दूंगा। लिख लिया? देखो एक बार दोबारा दिखाता हूं। आप कह रहे हो कि किसी भी ग्राफ के अंदर 2e का जो मान है वो n इंटू एन माइनस 1/, यही होता है। आपने e बराबर लिखा, कोर कितनी बनी, n इंटू एन माइनस 1/2, ऐसे कह रहे हो। और आप ये भी कहते हो कि किसी ग्राफ में अगर यदि आप लोग कोर निकाल रहे हो किसी भी वर्टेक्स की, ये मैं कह रहा हूं वर्टेक्स के लिए, तो e बराबर लिख रहे हो आप लोग n-1, लिखते हो नहीं लिखते हो, एक कोर कम आ रही है, ये v के बराबर है, ये v के बराबर है, मैं दोनों को बराबर कर दिया, n इंटू एन माइनस 1/2 बराबर n-1 के। ओके, 1/2 तो मेरे पास बाहर है, इसको तो मैं बाहर ही रहने देता हूं, यहां से हटा देता हूं क्योंकि मैं इस पर कोई भी ऑपरेशन नहीं लगा पाऊंगा, अलग कर देता हूं। मल्टीप्लाई किया मैंने, एन स्क्वायर माइनस इसका मान n-1 के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं। दोनों तरफ मैं स्क्वायर करूंगा, दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा, ये लो, और 2 कहां चला गया, 1/2 में। मैंने इसमें कुछ ऐड कर रहा हूं, सपोज करो कुछ ऐड कर रहा हूं,
तो वेट इसका बढ़ेगा। अरे हाँ सॉरी, 1/2 ही रहा, 1/2। कुछ मैंने इसमें जोड़ा तो मेरे पास ये बढ़ेगा मान, ये मान बढ़कर अब मेरे पास में आ चुका है n-1 n स्क्वायर माइनस n का होल स्क्वायर बराबर n-1 का होल स्क्वायर। एक बार ब्रैकेट ओपन करो, n कॉमन लिया, n स्क्वायर माइनस n, जो मैंने अभी n स्क्वायर लिखा था ना, इसलिए मैंने आप लोगों के साइड में हिंट दी थी। देखो ये वाली कहाँ गया, ये रहा, ये वाली n-1 के मान के बराबर, ये n-1 ही तो है, इसका स्क्वायर किया तो n- के, और ये n-1 का होल स्क्वायर बन रहा है। जैसे ही मैंने कुछ ऐड किया 2, यहां पर मैंने 2 ऐड कर रहा हूं, 2 ऐड किया तो ये मेरे पास n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 यानी कि n-1 का होल स्क्वायर बन रहा है। थोड़ी सी द्विघात जो व्यंजक होते हैं ना, उनको काम में ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे। और ये किसके बराबर आ गया, n माइनस कोई भी कांस्टेंट के नाम दे दूं, क्योंकि दोनों तरफ बराबर हो जाएगा तो कुछ भी हम लोग सिमिलरिटी नहीं कर पाएंगे। कोई सिमिलरिटी नहीं हो रही, मैंने यहाँ पे 1 को भी भेज दिया और इसको भी मैंने 2 जगह ब्रेक कर दिया, -n और -n। तो फैक्टर यही होते हैं, फैक्टर बनाना तो फैक्टर बने। एक n को भी मैंने उधर भेज दिया, 1 को भी मैंने उधर भेज दिया, तो इधर क्या बचा, n स्क्वायर माइनस n बचेगा। देखो -n जा चुका है, उधर जाएगा तो +n, 1 उधर जा चुका है -1, और ऑलरेडी क्या था मेरे पास, n - k का होल स्क्वायर, इट इज लेस देन इक्वल टू। अब इसको ओपन कर लो, n स्क्वायर माइनस 2n k प्लस k स्क्वायर प्लस n -1, तो ये n - k इंटू n - k प्लस 1 के बराबर हो रहा है। यानी अधिकतम कोरों की जो संख्या है वो इतनी आएगी हमारे पास। ये काम में ले रहे हैं बस, अब आई समझ में। दो चीजें देखो, एक तो ये वाली चीज ध्यान रखना, एक ये वाली चीज ध्यान रखना, दोनों चीजें ध्यान रखना बस, केवल इनसे हमारा काम हो जाएगा। दोनों को बराबर करके किसी भी पद को बढ़ा दिया जाए, कोई वेट हम लोगों ने बढ़ाया कहीं पर, तो वो डेफिनेटली कम की तरफ जाएगा। ठीक है, चलो भाई, तो 10 मिनट का ब्रेक ले लें, है ना, क्योंकि थोड़ा सा पानी वानी पी लो, रेस्ट वेस्ट कर लो, उसके बाद फिर ले लेते हैं क्लासेज। चलो तो 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर दोबारा मिलते हैं।